एसएससी सीजीएल 2026 कंप्लीट जीके जीएस का ये बेहतरीन प्रैक्टिस मॉक आपको देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं बहुत सटीक तरीके से आपको कराऊंगा, जो आपके पंडित्स प्रो मॉक के अंदर अवेलेबल हैं। ये लाइव मॉक 3 है जिसका सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं और कमाल के सॉल्यूशंस आपको यहां मिलने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें आपको एक सटीक आंसर तो दिखेगा ही, साथ में 3 जो अदर ऑप्शंस होते हैं वो हिंट होते हैं कि इससे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले और क्वेश्चंस को बहुत सटीक तरीके से आपको समझाएंगे, एक नए और इंटरेक्टिव तरीके से। आप पूरी स्लाइड्स एंड एवरीथिंग को आप देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लेते हैं। ये क्लास जरूरी है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए और जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे जो एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जा रहे हैं 2026 में, उन सब के लिए भी क्लास अमृत है जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट जीएस को जैसे कवर किया जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी रीडेबिलिटी यहाँ पर है। विच मुगल एम्परर फॉर्मली इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह-ए-कुल, यानी सुलह-ए-कुल की जो नीति है किसके द्वारा शुरू की गई। पहले आप समझिए सुलह-ए-कुल क्या होता है। मतलब इसको बोलते हैं सभी धर्मों के लोगों का साथ में रहना, इसको बोलते हैं रिलीजियस हार्मोनी, इसको बोलते हैं रिलीजियस हार्मनी। हार्मोनी इसको बोला जाता है रिलीजियस हार्मनी। मतलब है कि सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों के लोगों का साथ में रहना। अब जब सभी धर्मों का सम्मान रहेगा, साथ में वो रहेंगे, सटीक तरीके से साथ में रहना, तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब जिसने सभी धर्मों को बराबर बराबर इज्जत दी। मतलब अगर कहा जाए तो इसी को रिलीजियस लेनियंसी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है रिलीजियस लेनियंसी। अब रिलीजियस लेनियंसी का मतलब क्या है कि धार्मिक उदारता है, सभी धर्मों को बराबर इज्जत दी जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है पहले ये अकबर ने यूज किया था। यह उदारता है। इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो यह कॉन्सेप्ट यूज किया है अकबर ने। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो मिडाइवल इंडिया का पोर्शन हो गया, तो मध्यकालीन भारत है। ऐसा सवाल ये भी बन सकता है कि धार्मिक उदारता वास्तविकता में भारत में किस शासक के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। तो अशोक जो है, द ग्रेट अशोका के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसी कारण से अकबर को अशोक ऑफ मिडाइवल इंडिया भी कहा जाता है। एक और पॉइंट यहां पर आपको समझने को मिलेगा कि सुलह-ए-कुल नीति के चलते इसने इबादत खाने को भी शुरू किया था। अगर मैं बात करता हूं कि अकबर के द्वारा जितने भी धार्मिक परिवर्तन किए गए हैं या धार्मिक प्रभाव इसके द्वारा डाले गए हैं वो क्या क्या है। जैसे अकबर के द्वारा क्या शुरू किया जाता है, अकबर के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था आपका क्या भला, इबादत खाना अकबर ने यहाँ पर शुरू किया था। और इबादत खाने का मतलब क्या है कि भाई शुरुआत में इसको जब 1575 में शुरू किया गया तो ये केवल मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन बाद में अकबर ने कहा कि इसमें सब आ सकते हैं। तो मुस्लिम्स को अपना अनादर लगा कि भाई ये हमारे लिए बना था, अब इसमें हिंदू भी आ पाएंगे, ये तो हमारा अनादर हो गया। और हिंदुओं को अपना अनादर इसलिए लगा कि भाई इसमें पहले मुस्लिम्स आते थे, उन्होंने आना कम कर दिया होगा, इसलिए हमें बुलाया जा रहा है। तो इस वजह से इबादत खाना बना तो सही था, लेकिन 1582 में क्लोज हो गया। एक और धार्मिक प्रभाव आपको अकबर के समय में देखने को मिलता है कि अकबर वो व्यक्ति है जिसने अपने समय में दीन ए इलाही धर्म भी शुरू किया था, बट वो भी फ्लॉप रहा। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को भी शुरू किया गया था, दीन ए इलाही को भी, लेकिन जो दीन ए इलाही था वो भी फ्लॉप रहा। ये भी एक रिलीजन था जिसका मतलब था सबका ईश्वर एक ही होता है। इट इज अगेन फ्लॉप। ये केवल 2 ही लोगों ने अडॉप्ट किया था, अकबर ने और साथ में बीरबल ने, और ये फ्लॉप रहा। बाकी के ऑप्शंस को समझते हैं। जैसे अकबर का कार्यकाल आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा। सर 1556 में गद्दी पर बैठा और ये 1605 तक रहा था, जब तक अतिसार रोग की वजह से, यानी स्टमक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई अपने पद पर रहा। इसका राज्याभिषेक कोरोनेशन यह कालानौर में हुआ था। ठीक है, अब मैं बाबर की बात करता हूं तो ये फाउंडर है, यानी मुगल्स का इंडिया के अंदर फाउंडर कौन है, वो बाबर है। और अगर इसके टेन्योर की बात करते हैं वो 1526 में शुरू होता है और ये 30 तक जाता है। सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत जो इसके द्वारा इब्राहिम से लड़ा गया, जीता। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा जो राणा सांगा से लड़ा गया, उसमें जीता। और इसी में इसने हिजाद का नारा भी दिया था। ठीक है, जिहाद का नारा भी दिया था, सॉरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि सर ये वो व्यक्ति है जो 1528 में लड़ता है आपकी मेदिनी राय के साथ, जो मालवा के रूलर है। यहाँ पे बैटल ऑफ चंदेरी लड़ता है। 1529 में घाघरा लड़ता है, जो महमूद लोदी है, इब्राहिम का भाई है, उससे लड़ता है, जीतता है उसमें भी। 1530 में डेथ होती है। पहले इसके मकबरे को आगरा के आरामबाग में बनवाया गया था, लेटर में उसको शिफ्ट किया जाता है काबुल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं। इसका शासन बड़ा ही अलग रहा है। 1530 से शासन शुरू हुआ, 40 तक चला। उसके बाद सूरी डायनेस्टी रही,
उसके बाद 1555 से शुरू होता है सरहिंद के युद्ध के बाद, और 56 तक ये रहा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब सबसे ज्यादा क्रूर राजा था और इसका शासनकाल 1658 में शुरू होता है, 1707 तक जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा टेन्योर किसका रहा है, अकबर का और औरंगजेब का 49 वर्ष के समथिंग ही रहा है। ठीक है, तो होता है मेजरली कि ये दोनों साथ में ऑप्शंस में नहीं आते जब भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट टेन्योर किसका रहा। बाकी की जो डिटेल्स है ये आपको मिनिमम पता होनी चाहिए। हुमायूं के द्वारा एक इसके निजाम बिश्ती नाम के व्यक्ति ने बैटल ऑफ चौसा में जब ये हारा था 1539 में, तो इसको बचाया था, तो उस व्यक्ति ने इसके समय में चमड़े के सिक्के चलाए हैं। औरंगजेब वो व्यक्ति है दोबारा जिसने जजिया को लगाया, क्योंकि जजिया को अकबर ने 1562 में हटा दिया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1679 में औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर को लगाया। वो धार्मिक कर होता है, या तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट कीजिए अन्यथा आप वो टैक्स दीजिए। ठीक है, वो एक रिलीजियस टैक्स था। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी बढ़िया लग रहा है। पॉलिटी के सवाल जब जब आएंगे, ठीक है, आप ये समझ लीजिए अब इसका प्राइम एक्सप्लेनेशन आने वाला है। पॉलिटी के सवालों का जो प्राइम एक्सप्लेनेशन है वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, उसकी हम चर्चा करते हैं बगैर परेशानी के। सवाल आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स विद देयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। 339। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 339 किससे रिलेट करता है, देखो आपको एक भाग देखने को मिलता है, संविधान का भाग है 16वें नंबर का, 16th पार्ट है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक जाता है। कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे 330 में लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन, राइट। 331 के अंदर एंग्लो इंडियंस 2 जो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा लोकसभा में, अब तो खैर नहीं है क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद 332 विधानसभा में आपका सीटों का रिजर्वेशन SC ST के लिए हर राज्य में अलग है। MP में सबसे ज्यादा ST सीट है, यूपी में सबसे ज्यादा SC सीट है। 333 यह आपकी विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के अपॉइंटमेंट की चर्चा करता है जो गवर्नर करेगा, इसको भी हटा दिया गया 104 संशोधन 2019 के अंदर। ठीक है, तो इसी में एक आर्टिकल आता है 339 जो बताता है कि SC ST कल्याण पर संघ का नियंत्रण होगा, मतलब यूनियन विल कंट्रोल ओवर द SC ST वेलफेयर। तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ, राइट। अगर हम बात करते हैं 340 के बारे में, 340 किस बारे में बताता है सर, यह बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है 340 के अंतर्गत ही हमें रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ अदर बैकवर्ड क्लास होना चाहिए था, सिर्फ बैकवर्ड क्लास के साथ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, अदर बैकवर्ड क्लास आप रखिए और में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जाएंगे इसको बोलेंगे NCBC, और NCBC के लिए 102वें संशोधन के द्वारा 102 संशोधन के द्वारा आप देखेंगे कि यह 2018 में आया है। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास अगर यहां होता, अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग होता तो 340 सही था। ठीक है, याद रखना ये 340 के अंदर ये होगा। 341 के अंदर आता है अनुसूचित जातियों की परिभाषा, परफेक्ट है, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियां हैं कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं होगी, यह डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे। बट 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक राज्य भी इसको डिफाइन कर सकता है, और जस्ट 342 होगा शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, यहीं पर आप समझ लें जैसे अनुसूचित जातियां हैं इसमें OBC को भी इसी लिस्ट में घोषित किया जाता है। तो OBC जैसे होते हैं क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो वो भी यही मेंशन करना पड़ता है। तो अब इस हिसाब से आप देख लीजिए, ए का होना चाहिए फोर्थ, ए का होना चाहिए फोर्थ, जो कि 2 ऑप्शंस में है, तो बाकी के दोनों ऑप्शंस रद्द हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ए का 4 है, बी का 3 है, अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी का 1 होना चाहिए, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आप चाहें तो बेहतरीन तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको समस्या ना आए और आप चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाए। ठीक है, आपको समस्या आए ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय किस ग्रह को लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। जितने भी ग्रह आप देखते हैं, जितने भी ग्रह आप देखते हैं सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, क्या यूरेनस को लगेगा, नेपच्यून को, सैटर्न को, या जुपिटर को, किसको सर्वाधिक समय लगेगा। अगर हम बात करते हैं सबके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अर्थ को कितना लगता है, अर्थ को लगते हैं जी 365 दिन, 365 डेज लगते हैं। ठीक है, अर्थ को। अब अर्थ जो है आपको देखने को मिलती है जी, अर्थ तो हमारे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है।
और वैसे भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपके शुरुआत के जो 4 प्लैनेट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, बाद के जो 4 होते हैं वो जोवियन प्लैनेट होते हैं, बाद के जो 4 प्लैनेट्स होते हैं वो गैस के बने होते हैं, और शुरुआत के जो होते हैं ये आपके मेटल्स के बने होते हैं। अर्थ भी मेटल का ही है, राइट, क्योंकि हम खोदते हैं तो खनिज निकलते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं देखता हूं कि सर जी सैटर्न कितना समय लेता है, सैटर्न लेता है सर 29.5 ईयर्स इसमें लग जाते हैं, 5 ईयर्स इसमें लग जाते हैं, 29.5 ईयर्स लग जाते हैं। जुपिटर लगभग 12 वर्ष के आसपास लेता है, 12 वर्ष के आसपास लेता है। लेकिन नेपच्यून या यूरेनस में से कौन तेज है? सर जी नेपच्यून ज्यादा तेज है, 165 साल, सॉरी यूरेनस ज्यादा तेज है, 84 ईयर्स यहां लगते हैं, और जो नेपच्यून है ये लेता है लगभग 165 के समथिंग ये वर्ष ले लेगा, तब जाकर ये सन का एक चक्कर काट पाएगा। ये भी जोवियन प्लैनेट है, तो करेक्ट आंसर आपका ये। लेकिन 84 ईयर तो आप इसमें याद रखेंगे, लेकिन यहीं पर 84 दिन कौन लेता है इसको पूरा करने में? वो लेता है आपका मरकरी, बुध जी की अगर मैं बात करूं, बुध, क्योंकि बुध की जो आपकी क्लास है वो काफी कम है, तो ये 84 डेज में ही अपने चक्र को पूरा कर लेता है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखें, ठीक है। अच्छा यहाँ दिया भी है, हिंट भी दिया है, करेक्ट आंसर नेपच्यून को बताया गया है, और बाकी बताया भी है कि किस किस प्रकार से घूम सकते हैं। जैसे सैटर्न के लिए 29.5 बताया गया है, जो कि इतना ही बताया गया है। अपनी धुरी पर सबसे ज्यादा तेज कौन घूमता है? अपनी एक्सिस पर सबसे ज्यादा स्पीड से कौन घूमता है? जुपिटर, ठीक है। इसकी जो एक्सियल मूवमेंट है इसका एक्सियल मूवमेंट, रोटेशन जो है इसकी, यानी इसकी जो है घूर्णन जो है वो सबसे ज्यादा तेज है। एक्चुअल मूवमेंट इसका घूर्णन जो है, रोटेशन जो है सबसे तेज है, सबसे तेज, ठीक है, याद रखना। काफी अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा है कि जो कंथस्ट 3.A है जो लॉन्च किया गया है, इसके पीछे कारण क्या था, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, बनाया किसने है, सब कुछ हम बताते हैं। सबसे बात बेहतरीन सर जी, कंठस्थ 3.0 क्या है? एक बहुत ही कॉमन सा सर जी, यह एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए बनाया जाता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है सर, याद रखिएगा, जिसे 2025 के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। देखो यह किसी भी लैंग्वेज को हिंदी, इंग्लिश में या किसी भी अदर इंडियन लैंग्वेज में यह ट्रांसलेट कर सकता है। अब ये अदर इंडियन लैंग्वेज कौन सी है? सर भाषा के लिए आपको देखने को मिलता है जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी अगर आप देखें तो इंडियन पॉलिटी में आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही जरूरी चीज है। जो जरूरी चीज क्या है? 22 भाषा आपको देखने को मिलेंगी, 22 भाषा देखने को मिलेंगी जो आपकी 8th शेड्यूल में है, जो आपकी 8th शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। 22 भाषा, शुरुआत में तो 14 थी, बाद में 22 हुई हैं, उनके अंदर इंटर ट्रांसलेशन के लिए था। सीडैक पुणे इसको बनाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, 1988 में एस्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है, याद रखना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स के लिए बनाता है, इसी ने इसको बनाया था, और ये गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हुआ था। कहां लॉन्च हुआ था? गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अब इसको समझ पाए होंगे। अगला सवाल है 5वें नंबर का, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में स्थानक की भूमिका का सही वर्णन कीजिए। एक स्थानक एक टर्म होता है जो भारत के जो नृत्य होते हैं उसके अंतर्गत यूज किया जाता है, तो ये कौन होते हैं, ठीक है, याद रखिए। सर स्थिर खड़े होने वाली मुद्राएं, फास्ट राइमिंग फुट मूवमेंट्स, तेज और लयात्मक पांव, वोकल चैंट्स और मंत्रास, वोकल मंत्र जो बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, राइट। ऐसे ही आपके अलग अलग होते हैं, ऐसे ही आपको बनाया जाते हैं कि गीता में भी है, ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् धर्मस्य तथात्मनं सृजाम्यहं भवत्यानाय साधूनां विनाशाय ततोऽस्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है, दीज आर चैंट्स, ठीक है, और ये यूनेस्को में भी शामिल है। आपको मैं बता दूं, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर मंत्रास को शामिल किया गया है, ठीक है, ओके। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एलिमेंट है सर, जैसे कॉस्ट्यूम एलिमेंट क्या होते हैं, जो कॉस्ट्यूम का हिस्सा होते हैं, जैसे बुगुरु वुड्स है, यह है आपको एग्जाम्पल के लिए इसका मैं बताऊं, जैसे बुगुरु वुड्स आपको देखने को मिलता है। बुगुरु वुड्स क्या एक एलिमेंट है जो यूज किस में होता है सर? कुचिपुड़ी नृत्य में यूज होता है। कुचिपुड़ी नृत्य जो होगा उसके अंदर बुगुरु वुड्स का तगड़ा प्रयोग होता है, तो यह आपका वहीं पर यूज होगा, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ता है, राइट। चलो देखते हैं आगे। स्थिर खड़े होने वाली मुद्राएं, इन्हीं को स्थानक कहा जाता है। जो खड़े होते हैं, जैसे देवीय पूजा जिनकी की जाती है,
ठीक है। अब जैसे आपका एक मंगलाचरण टर्म होता है, ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। उसमें पहले इस तरीके से खड़ा हुआ जाता है, उसके बाद नृत्य शुरू होता है। अब जैसे आपका भरतनाट्यम है, सबसे प्राचीन हमारा सांस्कृतिक नृत्य है, और उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके स्टेप्स होते हैं, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना। ये इस प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं वो हर एक की अपनी एक स्थिक विशेषता होती है, लेकिन अगर वो स्टैटिक पोजीशन में खड़ा रहता है तो उसको स्थानक कहा जाता है। अब अगर मैं इंडियन क्लासिकल डांसेस की बात करता हूं तो ये 8 हैं हमारे, जो 8 किसके अकॉर्डिंग है, हमारे जो आपका मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको 8 ही मानते हैं, लेकिन जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है वो 6 को भी एक क्लासिकल डांस मानता है, बल्कि जो संगीत नाटक एकेडमी है अपनी वो 8 ही मानती है, तो हम भी 8 ही मानते हैं। जिसमें आपको देखने को मिलता है भरतनाट्यम जो होता है, भरतनाट्यम कहाँ होता है भाई, तमिलनाडु में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ देखने को मिलता है, कुचिपुड़ी देखने को मिलता है आंध्रा में, कुचिपुड़ी आपको देखने को मिलता है आंध्रा में, देखने को मिलता है आंध्रा में। इसके अलावा जो कथकली आपको देखने को मिलता है एंड मोहिनी अट्टम आपको देखने को मिलता है, मोहिनी अट्टम देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली इन केरला, ये केरल में देखने को मिलता है। और अपार्ट ऑफ दिस अगर हम बात करते हैं ओडिशी जो नृत्य है, ओडिशी जो नृत्य है ये उड़ीसा में है। सत्रिया जो नृत्य है ये असम में है, सत्रिया कहां पर है, असम में है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर के अंदर है, ठीक है। मणिपुरी कहां पर है, मणिपुर के अंदर है मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी इज इन मणिपुर, मणिपुरी आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। और कथक जो देखने को मिलता है ये नॉर्थ इंडिया में है। अब ये नॉर्थ इंडिया में क्यों है, नॉर्थ इंडिया में क्यों है सर, यूपी बताइए ना, इसको यूपी में है नहीं, यूपी में नहीं है ये आपका जयपुर घराना राजस्थान, रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़, लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश, कई जगह पर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया। परफेक्ट। 6वें नंबर का सवाल, अच्छा इसको आप समझते चलना कि इसके क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही रहता है। अब 6वें नंबर के सवाल की हम बात बताओ, मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ए सिस्टम और फ्रॉम ए सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल फोर्स, इसके बारे में बताना क्या होगा। वह यांत्रिकी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्रणाली में या प्रणाली से ऊर्जा का स्थानांतरण बाहरी बल के द्वारा किया जाता है, आउटर फोर्स लगाई जाती है, यानी आउटर फोर्स लगाई जाती है और एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है। किसी प्रणाली में प्रणाली या ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है, मान के चलिए यहां पर था, इसको हमने यहां पर भेज दिया, इस पे क्या लगाया हमने, फोर्स लगाई है, बीच का डिस्टेंस रिप्लेसमेंट डी हो गया, तो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी को दर्शाया जा रहा है, दिस इज नोन एज वर्क डन, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। यह वर्क डन है, वर्क डन को W से दर्शाते हैं, W बराबर FD इसको कहा जाता है, मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इसको कहा जाता है। बल के कई प्रकार हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे FG हो सकता है, FE हो सकता है। अगर मैं सबसे ज्यादा CGL के पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है FG, FG इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा G M1 M2 बटे R स्क्वायर, ये बेस्ट है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, काफी ज्यादा पूछी जाती है, राइट। तो थोड़ा इसके बारे में आप याद रखेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ये वर्क डन की डेफिनेशन है, जिसकी फुल फॉर्म है W बराबर FD, W बराबर FD इसकी डेफिनेशन है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट है। आगे हम बात करते हैं, आपको बताना है कि भैया किस वॉइसरॉय ने भूटान युद्ध का समय 64 से 65 का संचालन किया जो सिंचुला संधि के साथ हुआ था। अच्छा कमाल की बात है कि अभी रिसेंट में मैंने एक क्लास ली थी आपके अपने इसी चैनल जीटाना जीएस पर, जिसमें मैंने सारे वॉइसरॉयज बताए थे, बट यार वो क्लास यूपीएसआई के लिए थी, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। अगर आपको वॉइस रॉयस पढ़ने तो आप सर्च कर सकते हैं गवर्नर जनरल वॉइस रॉय बाय मी, यानी जीताना। उसमें आपको काफी सारी चीजें पता लगेंगी जो बताएंगे कि भाई कैसे कैसे चीजें हुई हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति देखने को मिलता है, बहुत छोटा सा टेन्योर इस व्यक्ति का रहा है, इस व्यक्ति का जो टेन्योर है वो बड़ा छोटा सा रहा है, लेकिन उस छोटे से टेन्योर में भी ये यहाँ पर एक ट्रीटी कर जाता है। तो 1864 में स्टार्टिंग होती है भूटान से बैटल की, 1864 में शुरुआत होती है भूटान से बैटल की, भूटान के साथ यहां पर बैटल को शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, भूटान के साथ बैटल को शुरू कर दिया जाता है। और उसी के समय, किसके समय, ये लॉरेंस के समय होता है, ठीक है। मेयो की अगर मैं बात करूं, मेयो वो व्यक्ति है जिसके द्वारा इंडिया के अंदर काफी मतलब मेजर चेंजेस किए गए, जैसे अमृतसर की संधि इसके समय में हुई, अमृतसर की ट्रीटी, अमृतसर ट्रीटी जो देखने को मिलती है, ट्रीटी इसके समय में हुई 1809 में, राइट, याद रखना। लॉरेंस के समय में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेजरली आपको यह देखने को मिलेगा, इसके बारे में परफेक्टली आप याद रखना। इसका जो टेन्योर है लॉरेंस का इतना ही वर्ष का रहा है, और लॉरेंस का जो टेन्योर खत्म होता है, वैसे अगर मैं बताऊं वो 69 में खत्म होता है, छोटा सा टेन्योर है, 69 में खत्म होता है, लगभग 5 साल के आसपास इसका टेन्योर रहा है, ठीक है।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपके लिए पर्याप्त है, इतना पर्याप्त रहेगा। बाकी जो मेजर है, जैसे कोई पर्सन है, अगर मैं बात करूं, रिपन है, रिपन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिपन क्यों जरूरी रहेगा? क्योंकि रिपन वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा जिसके द्वारा 1882 के अंदर भारत के अंदर चीजें स्टार्ट की जाती है, जिसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपन ही वो व्यक्ति भी है, रिपन ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा भारत के अंदर आपकी जो रेगुलर सेंसस, 10 वर्ष के बाद सेंसस, जनगणना, उसने शुरू करी, ठीक। लॉरेंस का टेन्योर कब खत्म होता है? टेन्योर 1869 में इनका टेन्योर समाप्त हुआ है, टेन्योर इनका समाप्त हुआ है, ठीक, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला टेन्योर हमें देखने को मिलता है, मतलब क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत में बेरोजगारी दर की गणना किस प्रकार से की जाती है? आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भारत के अंदर किस तरीके से नापेंगे? तो इसके बारे में सीधा फॉर्मूले की अगर मैं बात बताऊं, बढ़िया फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूले की चर्चा हम कर लेते हैं कि फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिलता है। तो अनएम्प्लॉयड जो भी लोग हैं, अनएम्प्लॉयड जो भी लोग हैं, अनएम्प्लॉयड बटे जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं, एम्प्लॉयड लोग हैं यानी लेबर फोर्सेस जितना भी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहता है फॉर्मूला। तो कहा जाता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, ओके, अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स, मतलब कि श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। लेबर फोर्स का मतलब है जो व्यक्ति कार्यरत है। परफेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन भारत में बेरोजगारी दर जो होती है इसको मापने का सही तरीका तो भी ही होगा, और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखो, इसमें आप बात को समझना, जो लेबर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको एम्प्लॉयड भी कहा जा सकता है। टोटल पॉपुलेशन का एक सटीक हिस्सा ही इसमें होता है, सारे लोग इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है, सारे लोग इसमें शामिल नहीं होते, इसी वजह से थोड़ा जानना जरूरी होता है, ठीक। पर आगे हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। जो अगला सवाल देखने को मिल रहा है वो ये, विच स्टेटमेंट अबाउट रेनल फिजियोलॉजी आर करेक्ट? जो रेनल फिजियोलॉजी है इसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है, उसके बारे में बताइए। बात करते हैं जो रेनल फिजियोलॉजी आपको देखने को मिलती है, बताते हैं इसके बारे में। Na प्लस रीऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग लिम्ब इज एक्टिव। जो Na का रीऑब्जर्वेशन होता है हमारे असेंडिंग लिम्ब्स के अंदर, क्या यह वास्तविकता है कि सोडियम जो होता है उसको अब्सॉर्ब किया जाता है? तो भाई करेक्ट है, जो सोडियम है वो लिम्ब के अंदर, जो हमारे असेंडिंग लिम्ब्स होते हैं इसके अंदर सोखे जाते हैं, राइट, परफेक्ट है। एक्यूपोरेसिस आर रेगुलेटेड बाय द एल्डोस्टेरॉन। जी नहीं, एल्डोस्टेरॉन के द्वारा ये नहीं किया जाता, ये रेगुलेट किया जाता है एडीएच के द्वारा। ये एल्डोस्टेरॉन नहीं करता, इसको एडीएच के द्वारा किया जाता है, एडीएच द्वारा इसको किया जाता है। तो थोड़ा सा याद रखना, इसको एडीएच करता है, ना कि आपका एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोज रीअब्जॉर्वेशन इज लिमिटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने की वजह से ग्लूकोज लिमिटेड हो जाता है, ये करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्प्रिएम्बल टू वाटर। क्या ये वाटर का इम्प्रिएम्बल है? नहीं सर, ये प्रिएम्बल है वाटर के लिए, वाटर के लिए प्रिएम्बल है, ये वाटर के लिए इसको सोखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है वाटर के लिए प्रिएम्बल रहेगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही इसमें आपको सही देखने को मिलता है। बायोलॉजी के इतने टफ क्वेश्चन आपको रेयर ही मिलते हैं, तो ये वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से स्किप भी कर सकते हैं, इसको आप आसानी से स्किप भी कर सकते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में मैं कंसीडर करूंगा कि इस मॉक का सबसे जोरदार अगर कोई सवाल था तो वो यही था, ये मैं मान के चलूंगा, ठीक है। हालांकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, बट बायोलॉजी से इतना ज्यादा मेरा प्रेम भाव कभी नहीं रहा। परंतु हाँ, याद रखना कि हाँ, ये चीजें अगर आपने प्रीवियस ईयर की हैं तो आप कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर में आ रखा है। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर का सवाल, भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में बताइए। भारत का जो संविधान है जब इसको बनाया गया तो 10 अलग अलग देशों से हमने इसके सोर्सेस को लिया, लेकिन हमने देखे कितने सोर्स? हमने 60 अलग अलग देशों के सोर्सेस को देखा, रेफरेंस हमने 10 कंट्रीज से लिया, तब जाके हमने इसको बनाया है। बात फंडामेंटल राइट्स हमने ब्रिटेन से लिए, बिल्कुल गलत। फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए हैं वो यूएसए से लिए हैं, पहला ही पॉइंट समझना। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यहां से लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल हमने यहां से लिया है, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसका इंपीचमेंट हमने यहां से लिया है। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ यूएसए से हमने ये भी लिया है कि प्रियम्बल का होना भी संविधान में, ये भी हमने यहीं से लिया है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स का यूएसए से लिए हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या ब्रिटेन से लिया है? परफेक्ट है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी क्या यूएस से लिया? नहीं सर, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, यानी संविधान का भाग 4A
आर्टिकल 51A वो लिए गए हैं यूएसएसआर से। ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूएस से नहीं है, मैंने बताया ब्रिटेन से है, और फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत से है, ये वाला स्टेटमेंट से है, उसको सोवियत यूनियन नहीं कहा जाता यूएस को। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश, ये भी गलत है। मेजरली 60% जो पोर्शन है वो भले ही 1935 एक्ट से लिया गया है, बट इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। मैं तो कहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको चीजों को और अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से समझ में आए इसका स्क्रीनशॉट भी लेना जरूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक, लो आगे हम बात करते हैं। आगे बढ़िया सवाल है, देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना आए ये तो आप भूल जाना कि करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, जो लिमिटेड चीजें होंगी उसके साथ ही हम इसके बारे में चर्चा। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहली बात तो ये समझिए कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इस ये कब बना था, तो 1991 में बना था। इसका शुरुआत में जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी पुरस्कार इसका नाम था। इसका नाम कब चेंज हुआ सर, 2021 में इसका जो नाम हो जाता है, 2021 में जो इसका नाम हो जाता है 2021 में, वो हो जाता है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर पैसा कितना मिलता है, जब शुरुआत हुआ था तो 7 लाख मिलते थे, अब पैसा मिलता है इसके अंदर 25 लाख रुपए इस बार ही है आपको देखने को मिला। अगर इनमें मैं बात करूं तो हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है, साथ में जो प्रवीण है, प्रवीण कुमार को भी मिला है, ठीक है, पैरा है, प्रवीण को भी मिला है। साथ में यह आपका जो शूटर है मनु भाकर, उनको भी मिला है, ठीक है। इस बार 2025 की बात कर रहा हूं, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और साथ में ये हरमनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकिस्ट हैं, इनको भी मिला है। तो ये तो 2 हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। पद्मश्री अवार्ड इस बार का किसको मिला है, ये हरविंदर सिंह जी को मिला है, पद्मश्री हरविंदर सिंह जी को मिला है, ठीक है, याद रखना। अब इनके बारे में बात करूं, यह है आपके कौन है, पैरा ओलंपिक आर्चर है, तीर चलाते हैं। जैसे आपको देखने को मिलते हैं तीर चलाने के लिए आपको मेजर लोग देखने को मिलता है, जैसे दीपा जी भी देखने को मिल जाती है, ये भी देखने को मिलते हैं। तो हरविंदर सिंह क्या है, दिस इज पैरा आर्कर, पैरा आर्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, पैरा आर्चर तीर चलाते हैं जी, बढ़िया खिलाड़ी, पैरा आर्चर आपको देखने को मिलते हैं, इनको मिलेगा यहाँ पर बेहतरीन अवार्ड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया जाता है, ये ब्रिटिश प्राइज है, इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है, आपकी भाषा इंग्लिश में होनी चाहिए। जैसे दीप जो अगर मैं बात कर दूं, बानू मुश्ताक को मिला है, हर्ट लैम्प नाम की किताब थी, हर्ट लैम्प नाम की किताब थी, पर ये तो कन्नड़ है, ये तो कन्नड़ में लिखती है, तो इनको दीपा बिश्ती नाम की एक महिला है, दीपा बिश्ती, तो दीपा बिश्ती के द्वारा इनकी किताब को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, तब इनको अवार्ड मिला। 2023 में ये अवार्ड जो है ये डेजी रॉकवेल एंड जो हमारी गीतांजलि श्री हैं, उनकी रेत समाधि, जिसको बाद में टॉम्ब ऑफ सैंड कहा गया था, उसको भी मिला है। बचा द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दीपाली देशपांडे को मिला है। ये एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं, लेकिन वर्तमान में शूटिंग कोच हैं, ये शूटिंग कोच हैं। इस बार शूटिंग में इंडिया अच्छा कर भी रहा है, ये शूटिंग कोच आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट, याद रखना। तो करेक्ट आंसर मैच हो गया, डी का 4 रहेगा, डी का 4 रहेगा, डी आंसर इसमें होगा। आई होप आप समझ पाए। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, ये रहा, बहुत बढ़िया। पूछा है कि भारत के अंदर जनगणना करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है, जनगणना किसके अधीन आती है, छोटा सा एक सवाल है, महाचिरकुट सवाल आपको देखने को मिल जाता है। देखो सर, करेक्ट आंसर होगा, ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन, जो वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, उनका नाम क्या है सर, दैट इज अपने अमित भाई जी, अमित शाह जी आपको देखने को मिल जाएंगे, अमित शाह, अमित शाह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं यहाँ कमाल के खिलाड़ी हैं, अमित शाह जी हैं, इन्हीं को यह मिला है। और साथ ही साथ अमित शाह के साथ मैं आपको एक और चर्चा करके इसमें बता दूं कि भारत की जनगणना करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है, तो वो गृह मंत्रालय ही है जो जिम्मेदार है, राइट। एक और पॉइंट इसमें आप समझना, किसके बारे में, इन्हीं के बारे में एक और पॉइंट आप समझेंगे गृह मंत्रालय के साथ ही, कि सर इसके अंदर जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होते हैं, वो इसका पालन करते हैं, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन होना है, आपकी सेंसस होनी है, उसमें सबसे ज्यादा भार जो होता है वो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर पर होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसके अंदर मुख्य व्यक्ति आपके कमिश्नर के पास यह आपकी जिम्मेदारी रहती है कि सेंसस वो कराए। भारत में जो सेंसस है 1871 में लिटन के समय में शुरू हुई थी, बट वो रेगुलर नहीं थी,
तब जाकर उसको 1800, ठीक है, 1872 में शुरू हुई थी और 1881 में जाके वो नियमित हो जाती है। किसके समय में हुई थी? रिपन के समय में हुई थी, रिपन के समय में। तब से वो रेगुलर 10 वर्ष के अंतराल पे होती आ रही है। लेकिन भैया 2020 में कोरोना फैल गया था, 2021 की जो सेंसस है वो नहीं हो पाई। उम्मीद है कि वह 2027 में उसके जो आंकड़े हैं वह प्रकाशित कर दिए जाएंगे, ठीक है, प्रकाशित कर दिए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं 13वें नंबर का सवाल। व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द पीएच? पीएच में पी का अर्थ क्या होता है बताइए। सर वैसे तो ये होता है पोटेंशियल, अगर मैं सच बताऊं तो ये होता है पोटेंशियल, बट इसमें फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो क्या होगा? देखो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जा सकता है। बट इसको जब खोज की गई सोरेनसन ने 1909 में, यह बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेस है, ये इसके बारे में एसिडिक है या बेस है इसके बारे में चर्चा करता है। तो अगर मैं इसी की चर्चा करता हूं तो यहां पर हमें एसिडिक या बेस के बारे में ही पता लगता है कि किसी भी, जो भी, जिसमें भी आप इसको डाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी आप पीएच स्केल के ऊपर, जो भी आप पीएच स्केल के लिए होता है, ठीक है, आप स्केल पे ऐसे डाल रहे हैं, उसमें रहता है कि भैया उसमें हाइड्रोजन कितना है, उसके बारे में बताना रहता है। तो इसकी जो खोज की जाती है पीएच स्केल की, इसकी जो खोज की है वो किसने की है? सोरेनसन के द्वारा की गई है। सोरेनसन के द्वारा की गई है, याद रखना, 1909 में। 1909 में सोरेनसन के द्वारा खोज की गई है 1909 में। और ये डेनिश थे। ये कौन है? ये डेनिश आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो जर्मन वर्ड है, जो पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, इसी से पता लगता है कि इस पीएच में पोटेंस हाइड्रोजन इसके अंदर टर्म रहता है, वर्तमान में जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के तौर पर जानते हैं। हाइड्रोजन के H+ आयन की कंसंट्रेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, अच्छा सवाल है साइंस का, मतलब मेरे हिसाब से एक बेहतरीन सवालों में से एक। 14वें नंबर का सवाल बताइए। किस समिति ने पंचायती राज की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास के लिए लोगों की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था? लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर चर्चा की जाए। यह किसके द्वारा कहा गया था, इसके बारे में आपको बताना है कि कब किया गया। देखो, बात को समझना, सवाल बढ़िया है तभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। 2 पॉइंटर्स हैं इसमें। अगर हम बात करें लोगों की भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, अगर ये यहां ना लगा होता, मान के चलो ये यहां नहीं है, अगर मैं कहता लोगों की भागीदारी का टर्म ही नहीं है, केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 हो जाता। बट लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अशोक मेहता ने काम किया था 1977 में। अशोक मेहता में और बलवंत राय मेहता में डिफरेंस क्या? सर, अशोक मेहता की जो समिति है लोगों की भागीदारी पे काम करती है, इसलिए ही है सत्ता के विकेंद्रीकरण को कम करती है। जो बलवंत राय मेहता की कमेटी का कॉन्सेप्ट था वो था कि सबसे ऊपर रहने चाहिए मंडल, ठीक है, और इनसे नीचे रहने चाहिए आपके जिले। इससे ज्यादा अगर हम इसका विभाजन करते हैं, यानी पहले मंडल देन जिले, इससे ज्यादा विभाजन अगर हमने किया तो लोगों की भागीदारी खत्म हो जाएगी, सरकार पूरी तरीके से रेगुलेशन पर आ जाएगी, पीपल पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। लेकिन बलवंत राय मेहता ने 3 कॉन्सेप्टों को दिया था कि भाई सबसे ऊपर रखिए आप जिले, फिर आप रखें ब्लॉक, फिर आप रखें ग्राम, ब्लॉक और फिर आप रखें ग्राम, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में आती है। इसको राजीव गांधी के द्वारा फॉर्म कराया गया था और इसका काम था कि भैया जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थान हैं उन सभी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक। सरकारिया कमीशन 1983 में बनता है, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। इसका काम था कि सेंटर और स्टेट के अंदर जो रिलेशन है वो बहुत बेहतरीन रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहना चाहिए, वो इनके द्वारा यहां पर कहा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें आप याद रखेंगे। अब इसमें जैसे रंजीत सिंह सरकारिया कमेटी है, इसके द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट ये भी कहा गया था, रंजीत सिंह सरकारिया कमीशन के द्वारा ही, कि जो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट आप करते हैं, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है कि वह अनबायस्ड हो, अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के थ्रू राष्ट्रपति से करा रहा है तो वह अपने ही दल के किसी नेता को चुनवा देने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। अब होता है नहीं होता है यार, वो तो बात की बात है, बट कहा तो ये गया है। अगला सवाल 15वां, जो मौद्रिक संरक्षण की बात है, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन की बात है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन आपको कैसे देखने को मिलता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात। बहुत बढ़िया।
रेपो रेट कट ऑलवेज लीड टू प्रोपोर्शनल लैंडिंग रेट कट। रेपो रेट में कटौती से हमेशा ऋण दरों में अनुपातिक कटौती होती है। बात यह होती है कि स्टेटमेंट हमेशा के लिए सही नहीं है। यह स्टेटमेंट हमेशा के लिए सही नहीं है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना कि सर अगर यह हमेशा के लिए सही होता तो बात अलग थी, बट ये हमेशा के लिए आपको सही देखने को नहीं मिलता। ठीक है, याद रखना। जैसे ही रेपो रेट कम होता है, रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई के द्वारा, आरबीआई बैंकों को लोन देती है, आरबीआई के द्वारा शेड्यूल्ड बैंकों को लोन दिया गया और वो शॉर्ट टर्म लोन दिया गया, तो रेपो रेट कम होगा तो उससे ऋण की दर है वो भी कम होनी चाहिए, होनी तो चाहिए बट हमेशा नहीं होती, कई बार क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन होता है तो इससे पहले कि वो लोन चुका पाते हैं, इससे पहले लोन चुका पाते हैं उससे पहले रेपो बढ़ जाता है। राइट, इनको बनाता कौन है, आपको मैं बताऊं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो क्रिएट कौन करता है सर, आरबीआई की 2016 में इसके द्वारा मॉनेटरी काउंसिल बनाया गया था, मॉनेटरी काउंसिल बनाया गया था, वो इस सारे काम को करता है। मॉनेटरी काउंसिल बनाया गया था जो इस सारे काम को करता है, 6 सदस्य उसमें होते हैं जिसके द्वारा ये सारा काम किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो हमेशा कट नहीं कर सकता क्योंकि कई बार ये बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। संचरण एनपीएस और निश्चित दर वाले ऋणों से प्रभावित होते हैं। ट्रांसमिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनपीए एंड फिक्स रेट लोन। हाँ, जो फिक्स रेट लोन होते हैं और जो एनपीएस होते हैं वो हमेशा ही इस चीज को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, ये करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो बैड बैंक के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब किसी को पैसा दे दे वापस ही नहीं आ रहा है, तो जो एनपीए होते हैं या फिक्स रेट लोन्स होते हैं ये इंपैक्ट करते हैं, हमेशा इंपैक्ट करते हैं, इससे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि मिलते नहीं है ना वापस। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। बैंकिंग चैनल की तुलना में बॉन्ड बाजार धीमे होते हैं। जो बैंकिंग चैनल होता है उसकी तुलना में जो बॉन्ड बाजार होते हैं वो धीमे होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो उल्टा होता है, जो बॉन्ड बाजार होते हैं, ठीक है, बैंकिंग चैनल्स होते हैं वो धीमे होते हैं, जबकि बॉन्ड मार्केट तो बड़े तेज है, स्टॉक मार्केट इसमें आते हैं या फास्ट होते हैं बच्चे, जबकि जो बॉन्ड मार्केट है वो तो होते तेज लेकिन बैंकिंग चैनल होते हैं स्लो। राइट, याद रखना। इसमें जो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड बाजार में जाएगा, ना कि बैंकिंग चैनल के थ्रू, क्योंकि वहां पैसा तेज मिलेगा। अच्छा, एमसीएलआर को पास थ्रू को देखें तो मजबूत करने के लिए पेश किया गया था, एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस किया गया था पास थ्रू को अनाउंस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जो मार्जिनल कॉस्ट जो फंड आपको होता है वो इंपोर्टेंट है। जो एमसीएलआर आपको देखने को मिलता है ये इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका होता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट्स जो सिस्टम था ये 2016 में आता है और ये इसीलिए आया था ताकि रेट कट बोरोवर्स के लिए कम किए जा सके। ये स्टेटमेंट भी सही, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो दूसरा चौथा इसके अंदर सही होना चाहिए। स्टेटमेंट बी वुड बी द करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा रहा है, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बात करते हैं 16वें नंबर का सवाल, बताइए जरा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया है? सबसे बेहतरीन यहाँ पर किसको यह पुरस्कार मिला है, बताइए जरा। अच्छा, पूछा जा सकता है सबसे अच्छी झांकी किसकी रही है, बेस्ट टैब्ल्यू किसको दी गई है, बेस्ट झांकी। ठीक है, बेस्ट झांकी मिली है महाराष्ट्र को, याद रखना। 2 कुबड़ वाले जो ऊंट थे वो कहाँ के थे इस बार सर, 2 कुबड़ वाले ऊंट आपके लद्दाख के थे। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हम बात करते हैं कि करेक्ट आंसर तो होगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी, बेस्ट झांकी की थीम क्या थी, वो गणेश उत्सव इसकी थीम थी। ठीक है, याद रखना। और बेस्ट सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूं, बेस्ट सर्विसेज में कौन जीता है यहाँ पर, तो बेस्ट सर्विसेज में आपकी असम रेजिमेंट के द्वारा जीता गया था। बेस्ट सर्विसेज का जो अवार्ड था वो असम रेजिमेंट के द्वारा जीता गया था। ये बढ़िया है यार, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो चीफ गेस्ट है वो भी पूछे जा सकते हैं। चीफ गेस्ट थे, कौन से नंबर का था, 77 नंबर का था। चीफ गेस्ट जो आपको देखने को मिल जाएंगे वो यूरोपियन यूनियन के 2 प्रमुख नेता भी आपको देखने को मिलेंगे, 2 प्रमुख नेता भी आपको देखने को मिल जाएंगे यूरोपियन यूनियन के। पहली बार हुआ कि यूरोपियन यूनियन के 2 प्रमुख नेता यहाँ आए। यूरोपियन यूनियन 1993 में बनता है, ठीक है। वॉन ड्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक, याद रखना। और एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन यूनियन 1993 में बना, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर है। ब्रिटेन इसमें से एग्जिट हो चुका है। 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में बसते हैं। 17वां सवाल ये रहा।
असहयोग आंदोलन 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल जलियांवाले बाग की प्रतिक्रिया थी। देखो, केवल कहने के साथ ही क्वेश्चन का आंसर तुरंत गलत हो जाता है। आप केवल नहीं कह सकते, क्योंकि केवल जलियांवाले बाग की प्रतिक्रिया थी, बल्कि जो भारतीयों पे अत्याचार हो रहे थे, 1919 का अधिनियम लागू हो रहा था, उसको भी रोकना था। प्लस जो क्रॉलिंग एक्ट 11 अप्रैल 1919 में डायर ने लॉन्च किया था, उसको भी विरोध करना था। और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर आपके जो आपको देखने को मिलता है सत्यपाल, उनकी जो अरेस्ट हो चुका था, उसको भी रोकना था। तो कई चीजें थी, आप केवल नहीं लिख सकते। आप तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, कभी भी नहीं मांगी तत्काल हमने पूर्ण स्वतंत्रता, कभी नहीं मांगी। यहां पर तो हम डिमांड ये कर रहे हैं कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में थोड़ी चर्चा कर दीजिए। हैं, यहां पर डोमिनियन मांग लिया था, हाँ डोमिनियन यही मांग लिया था। विदेशी वस्तुओं और स्कूल के बहिष्कार का आग्रह किया था, ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस भी इससे जुड़ती है। लेकिन ये एंड कैसे हुआ? एंड कैसे हुआ? एंड ऐसे होता है कि 4 और 5 फेब 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया। गोरखपुर के पास क्या हो जाता है? चोरी चोरा कांड हो जाता है। चोरी चोरा कांड आपको देखने को मिल जाएगा, और चोरी चोरा कांड की वजह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए गोरखपुर में। तो गांधी जी के द्वारा इसको 10 फेब को एंड कर दिया गया। 1922 पर गांधी जी पर आरोप लगे कि इन्होंने हिंसा भड़काई है, तो 12 मार्च को अरेस्ट हुआ, 6 साल की सजा मिली, बट 1924 में खराब स्वास्थ्य के चलते छोड़ दिया गया। गांधी इरविन समझौते के साथ समाप्त हुआ था नहीं, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इसके साथ जो समाप्त हुआ था वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट सीडीएम था, जो नमक सत्याग्रह के बाद शुरू हुआ था। 18वां सवाल, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली के बारे में बताओ, कहां है सर? कावेरी रिवर के बारे में आप समझते हैं। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नहीं है, वो गोदावरी है, उनमें से एक है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और विवाद रहता है, कावेरी जल विवाद रहता है तमिलनाडु के और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, तो यह आपकी कावेरी रिवर का ही है। यह पेरिनियल भी है, वर्षवाहिनी भी है, पूरी साल इसमें जल रहता है। दक्षिण भारत की एकमात्र पेरिनियल रिवर्स में से एक है ये। ठीक है, काफी बढ़िया है। कावेरी रिवर बेस्ट है। सबसे लंबी साउथ इंडियन रिवर दैट इज गोदावरी। ठीक है, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये चारों ही बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, याद रखें। अब हम बात करते हैं 19वां सवाल है, रेजोनेंस स्थिरता के कारण कौन सा यौगिक आसानी से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से नहीं गुजरता? कौन सा ऐसा यौगिक है जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से नहीं गुजरता है? तो दैट इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यह डबल बॉन्ड से जुड़ता है। क्लोराइन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। पहला पॉइंट तो यही है कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होता है आपका, इट दिस नीडेड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, याद रखना। और रेजोनेंस आंशिक डबल बॉन्ड लक्षण पैदा करता है, जिससे बंधन मजबूत हो जाता है। इस प्रतिस्थापन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जरूरी होगा तो करेक्ट हम याद रखेंगे, यौगिक आसानी से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से नहीं गुजरता, क्योंकि यह टफ हो जाता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसमें आती है विनाइल क्लोराइड के अंतर्गत। बाकी इथाइल आयोडाइड, एलाइड ब्रोमाइड और बेंजल क्लोराइड आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप याद रखना, जो बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड Cl के साथ ये डबल बॉन्ड भी क्रिएट करेंगे, और साथ में इसका सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ भी लगा रहता है, जिसके आप याद रखेंगे यही इसको दे रहा होता है। इस वजह से वो टफ हो जाता है। ठीक, आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इसको समझ जाएंगे आसानी से। चलो हम 20वें नंबर सवाल की बात करते हैं। बताइए, ITU जो आपको देखने को मिलेगा, ITU इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ITU जो आपको देखने को मिलता है, इसके हेडक्वार्टर का मेजरली जो जेनेवा है वो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स को समाहित करता है। WHO हुआ, ILO हुआ, और आपका WTO हुआ, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ऑब्वियसली इसके भी जेनेवा में है। जेनेवा में क्यों है? क्योंकि इसमें टैक्सेशन में छूट रहती है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो स्विट्जरलैंड के अंदर ये आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये लोकेट करता है कहाँ पे? जेनेवा में ही इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर पेरिस में किसके हेडक्वार्टर हैं, सर पेरिस में आपको देखने को मिलेंगे यूनेस्को के हेडक्वार्टर। यूनेस्को 1945 में बनता है, पेरिस के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑद्रे ऑजोल इसके हेड है। वियना में आपको देखने को मिलता है जो ऑयल एक्सपोर्ट, ठीक है, जो ऑयल एक्सपोर्ट ग्रुप है उसके जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलते हैं। और न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलते हैं यूनिसेफ। 1946 हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलते हैं। OPEC ओपैक आपको जो देखने को मिलता है, ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है ओपैक, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना।
अब हम बात करते हैं मानव तकनीक के ऊपर आपका बनता है टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसी के बेसिस पर एक इंडिया में ट्राई भी बना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997। इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष चुने गए हैं अनिल कुमार लोहाटी चुने गए हैं। अध्यक्ष जो चुने गए हैं AK लोहाटी, अनिल कुमार लोहाटी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी जरूरी है भाई, इंडिया के साथ साथ भी तो इसमें जुड़े रहिए, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है ये। चलिए बात करते हैं 21वें नंबर के सवाल की। अच्छा सवाल है 21वें नंबर का भी, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे अलग ही लेवल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से रिलेट करते हैं। ऑक्सिलरी पावर्स, सर्वोच्च न्यायालय के पास अतिरिक्त शक्तियां भी हैं, ठीक है, याद रखना, जिसको वो कई बार काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए अपनी अतिरिक्त शक्तियों को यूज कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। वो आपको देखने को मिलती है 140 के अंदर ऑक्सिलरी पावर्स देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार का विस्तार कर सकता है 138। आर्टिकल 143 यह है इसके एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या है सर, यह परामर्शीय क्षेत्राधिकार है। परामर्शीय क्षेत्र अधिकार, परामर्शीय जो क्षेत्र अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा, क्षेत्राधिकार, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट जब चाहे परामर्श ले सकता है, बाइंडिंग नहीं है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, यही आपको देखने को मिलता है परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो यहीं पे आपको परफॉर्मिंग में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट 124 में होती है। 124(1) में इसकी एस्टैब्लिशमेंट है। 2 में बताया जाता है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, कॉलेजियम सहायता करती है। 1993 में कॉलेजियम बनी थी। 5 मुख्य जज होते हैं जो राष्ट्रपति को बताते हैं किसे अपॉइंट करना है और किसे अपॉइंट नहीं करना, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई जी, ठीक है, थोड़ा याद रखना। तीसरे के अंदर होती है कि शर्तें क्या क्या है भाई, मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर या तो 5 साल जज रहे या 10 वर्ष एडवोकेट रहे। चौथे में बताया जाता है रिमूवल प्रोसेस क्या है। 5वें में बनाया जाता है रिमूवल प्रोसेस का आधार क्या हो सकता है। 6वें में शपथ है और 7वें में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार रिटायर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और जुडिशियरी का काम नहीं करेगा। बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल बात करता है, बताइए कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं फटाफट से, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सही देखने को मिलते हैं। सर जो विंध्यन रेंज है, जो विंध्यन रेंज आपको देखने को मिलती है, बहुत ध्यान से समझना विच क्वेश्चन कौन सा गलत है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, अभी मैं गलत ही कर देता। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, याद रखिए, विंध्यन रेंज मार्क करती है बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। परफेक्ट है, जो विंध्यन रेंज है ये बताती है कि ये है हमारा नॉर्थ इंडिया और ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पहला स्टेटमेंट तो सही होगा, जहां जहां बना रहा है वो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। थार डेजर्ट लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के ईस्ट में, देखो ये अरावली हिल्स है भाई, ठीक है, इसका ये तो है वेस्ट साइड और ये है इसकी ईस्ट साइड। अरावली हिल्स के इधर साइड आपको देखने को मिलता है थार डेजर्ट। स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा होना ही चाहिए। वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन ईस्टर्न घाट्स। ये ईस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न घाट्स है, तो इसमें ओल्डर बता रहा है कि वेस्टर्न घाट्स पुराने हैं। देखो अगर हम बात करें पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से पुराने हैं, ठीक है, याद रखना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पुराने ही, ये कह रहा है। मेरी बात को समझना, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो पश्चिमी घाट है यानी जो सह्याद्री है ये पुराने हैं, ईस्टर्न घाट नहीं, नहीं सर, ईस्टर्न घाट ज्यादा पुराने हैं, ईस्टर्न घाट ज्यादा पुराने हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। ईस्टर्न घाट्स आर मोर ओल्डर, ये फिर भी यंग है, सह्याद्री फिर भी यंग आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट्स आपके नहीं है, नहीं है, सह्याद्री बोलते हैं कोई नहीं है, ये यूनेस्को की लिस्ट में भी। शिवालिक हिल्स आर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, बिल्कुल भी नहीं, शिवालिक हिल्स तो अब बन गए हैं। अगर हम बात करें यंगेस्ट है शिवालिक, जस्ट अपोजिट बता दिया, 4 हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। ग्रेटर हिमालय, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, इसकी 4 श्रृंखलाएं हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड आपका जो है कैलाश। कैलाश अभी तिब्बत में है। ये 4 श्रृंखलाएं हैं, ये ट्रांस हिमालय में सबसे प्राचीन। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, देन मिडिल हिमालय, देन आता है शिवालिक या सदर्न हिमालय, वो बिल्कुल नया है, ये ओल्डेस्ट नहीं है, ये लेटेस्ट है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट गलत है, 2 3 4 तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, तो बताया भी गया है, अब देख भी सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण कौन सी बीमारी होती है। बताइए कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो होती है बेसिकली किसकी वजह से, कि भाई इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स के द्वारा बन रहा है। बताते हैं, पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव है, which disease called resultant from insufficient secretion of insulin। इंसुलिन कम बन रहा है बॉडी में, शुगर हो गया।
इस वजह से इंसुलिन अलग से देना पड़ता है, इंसुलिन अलग से देना पड़ता है, थोड़ा सा याद रखना। डायबिटीज, मधुमेह रोग आपको देखने को मिल जाएगा, मधुमेह रोग बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे गैलस्टोन जो होता है, पित्ताशय की जो पथरी होता है, वो मेजरली कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड खाने की वजह से हो जाती है, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक है उसकी वजह से हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस जैसे बैक्टीरियल रोग, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना ट्यूबरक्लोसिस। और अगर मैं रक्त कैंसर की बात करता हूं तो ये अनियंत्रित कोशिकाएं जो होती हैं वह आपको देखने को मिलती हैं, वही आपके कैंसर का कारण बनती हैं, यही आपके कैंसर का कारण बनती हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, बताइए जरा, यूनियन बजट 26-27 के संदर्भ में कर्तव्य फ्रेमवर्क 3 मुख्य पिलर्स पर टिका हुआ है। यह आपके 3 मुख्य पिलर्स, इनमें से एक पिलर का हिस्सा नहीं है, मतलब 3 तो मुख्य पिलर होंगे, कौन सा पिलर का हिस्सा नहीं है। देखो भैया, हमने सोचा है इस बार कि भाई एक्सेलरेट करेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सबका आर्थिक विकास होगा, सबका आर्थिक विकास आपका किया जाना है, सबका आर्थिक विकास आपका किया जाना है। दूसरा है कि हम पूरी एस्पिरेशनल और बिल्डिंग कैपेसिटी, हम अपने निर्माण क्षमता को बढ़ाने वाले हैं जी, निर्माण क्षमता को बढ़ाने वाले हैं, निर्माण क्षमता का विकास आपका कुछ अलग ही लेवल पर देखने को मिलेगा, निर्माण क्षमता का विकास देखने को मिलेगा। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता के निर्माण को बनाएंगे, समावेशी विकास किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इसको समावेशी विकास के तौर पर जाना जाएगा। तो करेक्ट पिलर्स यही है। एनवायरमेंट को लेकर हमने कोई भी इस बार घोषणा नहीं करी है, करेक्ट आंसर यही होगा। तो 3 पिलर हैं, आर्थिक विकास को बनाए रखना, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना और समावेशी विकास करना। आर्थिक विकास, आकांक्षा और क्षमता और समावेशी विकास, ये हमारे 3 पिलर्स रखे गए हैं। थोड़ा सा 25वां और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार करता था। सर, मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के लिए कुछ सील्स आपकी मिली है जो बता दी है। यहाँ पर जो बंदरगाह है वही करेगा, तो भाई डॉकयार्ड इसके अंदर केवल एक है, लोथल इज अ डॉकयार्ड। लोथल वो डॉकयार्ड है जहां से इस प्रकार की जो व्यापार है वो होता था, उसके लिए सील्स हमारी मिली है। धौलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 टाउन्स मिले हैं। पहली बात, ऐसा होता नहीं है आम जगहों पर, 2 ही साइड्स होती थी, मतलब एक जो शहर होता था वो 2 हिस्सों में होता था। वेस्ट साइड में होता था किला, बाकी होता था लोगों के लिए, बट यहाँ किला भी है, वेस्ट साइड का किला भी देखने को मिल रहा है, सिटाडेल भी है, व्यापारी वर्ग भी है और आपके बेसिक भी है। प्लस यहाँ किसान, ऐसा मेटल का किसान भी मिला है जो रथ चलाता हुआ मिला है, एक मूर्ति मिली है। रोपड़ आपको देखने को मिलता है जहां इंसान के साथ कुत्ते दबाए गए, पंजाब में रखन, और इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है। कोटजी पाकिस्तान में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर है आपका लोथल। लोथल में आपको ये सब तो मिले ही हैं, इस प्रकार की सील्स मिली है जो हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देती हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देती हैं। तो परफेक्ट आंसर ये। हाँ, इसकी जो खोज होती है, हड़प्पा साइट है, इसको 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? सर, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और पॉइंट ये भी होता है 1921 के अंदर कि दयाराम साहनी जब इसको खोजते हैं, इस समय आपका जॉन मार्शल एएसआई का हेड था। एएसआई 1861 में बना है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, पहले तो कोलकाता में शुरू हुआ था, बाद में वो दिल्ली में ट्रांसफर हुआ है। तो सारी बातें देखने को मिलती हैं। बहरहाल मैं बहुत जल्दी ही एक ऐसी भी सीरीज आप लोगों के लिए शुरू करूंगा जिसमें कंप्लीट जीके जीएस आपको यही जीतना जीएस पर मिल जाएगी और कुछ अलग ही लेवल की रहेगी। हाँ, आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन भी आप जरूर बताना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो ऐसी कौन सी साइट है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूपी की एकमात्र साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई, उसकी खोज किसने की, नाम क्या, जरूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, और कंप्लीट जीके जीएस के लिए फॉलो कर सकते हैं जीताना जीएस को इस बार, क्योंकि आपकी बार वक्त बदलने वाला है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।